हो आप सब? उम्मीद करते सभी बच्चे एकदम मस्त झकास और जबरदस्त यहाँ पे होंगे। तो मैं दिशा कार्य कॉमर्स बाय वीसी गुरुकुल पे आज आपके लिए अंडर 30 मिनट्स डायरेक्टिंग के चैप्टर लेकर आई हूँ। डायरेक्टिंग चैप्टर की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। इस चैप्टर की बात करें तो इसमें शुरुआत में डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग कवर्ड है। उसके बाद जो 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है वो कवर किए जाते हैं, जिसमें सुपरविजन में सिर्फ उसका कंसेप्ट करना है। मोटिवेशन की बात करें तो उसके 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज मास्लोज हायरार्की एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसके बाद थर्ड एलिमेंट पे आप जाओगे, दैट इज लीडरशिप। बहुत ही सिंपल वाला एलिमेंट है, जिसमें उसका कंसेप्ट है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, वो आपको कवर करना है। लास्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि है कम्युनिकेशन, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन and how to improve the communication effectiveness. Generally barrier to communication एग्जाम में आने के 95% प्लस चांसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टिंग चैप्टर जो है इसकी यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टिंग चैप्टर की बात करूं, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बट वेटेज जो है अच्छी खासी रखता है। 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, इन टॉपिक से आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें, डायरेक्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो जब भी आप डायरेक्टिंग की बात करते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। सबसे पहली चीज, डायरेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हम कहते हैं कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। शुरुआत में जब आप प्लानिंग कर रहे हो, चीजों को सोच रहे हो, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो तो मैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर रहे हो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मोस्ट कंपीटेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे ला रहे हो, बट अभी तक काम की शुरुआत नहीं हुई है। एक्चुअल काम की शुरुआत डायरेक्टिंग फंक्शन पे होती है, इसलिए हम कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं और ये देखते हैं कि वो अपने काम को बेस्ट ऑफ द तरीके से यहाँ पे करे, मोस्ट इफेक्टिवली यहाँ पे अपने काम को करे, सो दैट कंपनी के गोल्स यहाँ पे अचीव हो सके। तो डायरेक्टिंग में जो मैनेजर्स है अपने लोगों को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं टू इंश्योर दैट दे हेल्प इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग को कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स माना जाता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, और यही 4 एलिमेंट्स जो है हम यहाँ पे इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रीफ क्वेश्चन पे अगर मैं जाती हूँ, दैट इज अ फीचर्स, या तो जिसको आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर ऑफ डायरेक्टिंग जो है दैट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुकी हूँ। डायरेक्टिंग फंक्शन पे एक्चुअल काम की यहाँ पे शुरुआत होती है। नेक्स्ट फीचर कहता है कि डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने शुरुआत में वर्कर्स को बोला भाई तू ये कर ले, तू ऐसे कर ले, तू वो कर ले और मैनेजर का काम खत्म हो गया। काम देकर, इंस्ट्रक्शंस देकर उनको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना, ये देखना वो काम अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे, कहीं मिस्टेक कर रहे तो गाइड करना, कहीं पे चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस करके देना, उनको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना, कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे तो उनको समझाना। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये तब तक चलता है जब तक कंपनी के गोल्स अचीव नहीं होते। नेक्स्ट फीचर कहता है कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को करता है, लोअर लेवल वर्कर्स को डायरेक्ट करता है, तो तीनों लेवल पे डायरेक्टिंग ये जो फंक्शन है परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखना हमेशा एक सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, तो टॉप लेवल ही मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा। कभी ये रिवर्स नहीं होगा कि मिडिल लेवल टॉप लेवल को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग करने का मेन पर्पस क्या है? मैं अपने वर्कर्स को गाइड कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, बट क्यों कर रही हूँ? सो दैट एज अ मैनेजर मैं इंश्योर कर सकूं कि मेरे जो भी सबऑर्डिनेट्स है, जो भी वर्कर है, वो अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे, और इससे हम इंश्योर कर सके कि कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे अचीव हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स ह्यूमन एलिमेंट। जब आप लोगों को गाइड करते हो या जब आप लोगों को मोटिवेट करते हो, हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, उसकी जो नीड्स है, वांट्स है, सोच है, समझ है, ये डिफरेंट है, इसीलिए डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बाबू आप इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है।
सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन की शुरुआत नहीं होती तब तक शुरुआत में हम बस प्रिपरेशंस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, बट काम की शुरुआत एक्चुअल में डायरेक्टिंग फंक्शन पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक व्यक्ति है ना काम कर रहा है, लेकिन सभी एम्प्लॉइज का काम अलग है। अब मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग देखेंगे, फाइनेंस के लोग फाइनेंस देखेंगे। डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि सभी की जो एफर्ट्स है एक कॉमन गोल, कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव के तरफ हो। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग का वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स मोटिवेशन होता है, जहां पे हम ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जितने ज्यादा मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे उतना वो ज्यादा एफर्ट्स डालकर ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ पे काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। काफी बार ऐसे होता है कि लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स बढ़ाने के लिए कह सकता है मेरे को डिस्काउंट देना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये चीज कह सकता है नहीं हमें नहीं चलेगा क्योंकि डिस्काउंट देना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों के बीच में समझौता लाना, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये भी इस फंक्शन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू फैसिलिटेट चेंज। जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज, अडेप्ट एंड एडजस्ट करने में डायरेक्टिंग फंक्शन यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है उसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज सुपरविजन। सुपरविजन को समझना बहुत आसान है। आप इस वर्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, एक है सुपर एंड दूसरा है विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? तो सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबाव, या तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो सुपीरियर, जो आपसे ओहदे में बड़ा है, जो आपसे सीनियर है। विजन का मतलब क्या होता है? टू सी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे ओहदे में या अथॉरिटी में बड़ा है, वो आपके काम को देखता है कि भाई आप काम सही से कर रहे हो, नहीं कर रहे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं आपकी स्पीड स्लो तो नहीं हो रही, और आपको गाइड करता है गलती होने पे। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सुपरविजन। डायरेक्टिंग में जब मैनेजर्स लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, काम देते हैं, तो ये भी सुपरवाइज करना जरूरी है कि दिया गया काम और इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो हो, और इसीलिए सुपरविजन को वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ पे माना जाता है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात करोगे तो सबसे पहली चीज ये याद रखना है कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब क्या होता है कि आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमें मोटिवेट कर दो, तो मैंने ऐसे आपको पकड़ लिया और मोटिवेट हो जा रही, नहीं हो सकते भाई तुम ऐसे मोटिवेट। तो मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग, नीड्स है, वांट्स है, उसको समझो। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते, बट आप उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी करके लोगों को जरूर यहाँ पे मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू इंश्योर कि एम्प्लॉयज अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे और यहाँ पे कंपनी के गोल्स अचीव करने में मदद करे। ओके, मोटिवेशन के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोटिव की, तो मोटिव का मतलब होता है कारण। आप क्या चीज के लिए मेहनत करोगे। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई एक सीए एस्पिरेंट है, तो एक सीए एस्पिरेंट अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें गिव अप करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्ती यारी का ज्यादा टाइम नहीं होता, बाहर जाना, घूमना फिरना, इसके लिए समय नहीं होता। कई बार जो त्योहार होता है, फैमिली के साथ समय होता है, वो ज्यादा बिताने नहीं मिलता। कई बार अपनी लाइफ के इंजॉयमेंट्स की काफी पल हम यहाँ पे मिस कर देते हैं। दिन में 10-12 घंटा मिनिमम पढ़ाई करना, छुट्टियों को कंप्लीटली भूल जाना, हर एक फेलियर को एक नया सोर्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे लेना। लेकिन हम ये सब क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है? तो हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे बनना है, ये हमारा सपना है, ऑब्जेक्टिव है, हमें वो अचीव करना है। सो दैट इज द मोटिव जो हमें पूरा करना है, जिसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो मोटिवेशन के लिए बेटा आपके पास एक पर्पस, एक मोटिव, एक रीजन, एक गोल होना जरूरी है, विच इज नोन एज द मोटिव। नेक्स्ट है दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो एक व्यक्ति फॉलो करता है मोटिवेशन के लिए।
तो बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉलो करके हम कोशिश करते हैं कि लोगों का जो मोटिव है, जो पर्पस है, जो गोल है, वो लोग यहाँ पे अचीव कर सके, उसको यहाँ पे पूरा कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं आपके मोटिवेटर्स। पहली चीज तो मोटिवेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स मतलब आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे, तो एक तरीका होता है कि आप लोगों को रिवॉर्ड, अवार्ड, मेडल्स, इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ा देना, पोजीशन बढ़ा देना, ये दिखाकर मोटिवेट कर सकते हो। कभी भी रिवॉर्ड से मोटिवेट करते हो, दे आर पॉजिटिव मोटिवेटर्स। लेकिन लोगों को डर और पनिशमेंट दिखाकर मोटिवेट करना कि नौकरी से निकाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, सैलरी घटा देंगे, पोजीशन कम कर देंगे, डांट पड़ जाएगी, दीज आर नेगेटिव मोटिवेटर्स। दोनों तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, बट प्रेफर किया जाता है कि आप ज्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेटर्स ही इस्तेमाल करें। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोटिवेशन एलिमेंट में आता है, दैट इज द मैस्लोज नीड हायरार्की। मैस्लोज नीड हायरार्की की बात करें तो अब्राहम मैस्लो नाम के व्यक्ति ने ह्यूमंस की जो नीड्स होती है उन नीड्स को 5 कैटेगरी या 5 क्लासिफिकेशंस में यहाँ पे डिवाइड किया था। उनका ये मानना था कि जनरल के सिनेरियो में कोई भी ह्यूमन जब तक अपनी लेवल 1 नीड पूरी नहीं करता तब तक वो लेवल 2 पे नहीं जाता, जब तक लेवल 2 नहीं पूरी करता तब तक वो लेवल 3 पे नहीं जाता एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैस्लोज नीड हायरार्की को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लेवल ऑफ नीड जो उन्होंने यहाँ पे मैस्लोज नीड हायरार्की में बताया था, दैट वाज द मोस्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या कहते हैं इसको? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करोगे, दे आर द मोस्ट बेसिक नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन। उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जब कमाना शुरू करता है तो कमाने के बाद अपनी बेसिक जरूरतें, जैसे खाने के लिए खाना चाहिए, सोने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बीमार हो तो दवाई चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन यहाँ पे चाहिए, ये बेसिक नीड सबसे पहले पूरी करने की कोशिश करता है। एक बार वो अपनी लेवल 1 बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, फिर वो लेवल 2 नीड्स पे जाता है और लेवल 2 के नीड्स है आपकी यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। बेसिकली जब हम अपनी आज की जरूरतें पूरी कर लेते हैं तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना, फ्यूचर के लिए यहाँ पे इंश्योरेंसेस लेना, फ्यूचर के लिए टर्म प्लान्स लेना, जॉब सिक्योरिटी ढूंढना, इसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। ये नीड भी पूरी हो गई तो हम थर्ड लेवल ऑफ नीड पे जाते हैं जो कि है यहाँ पे नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। क्या कहते हैं इसको? नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, या तो इसको आप अफेक्शन नीड्स भी कह सकते हो। नीड फॉर बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? तो ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, हमें लोगों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, ग्रुप्स बनाना, दोस्त बनाना अच्छा लगता है। इस लेवल पे लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ घूमने जाना, फंक्शंस अटेंड करना, अपने फंक्शंस अरेंज करना, ये चीजों के ऊपर हम स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, बेसिकली सोशलाइजेशन के ऊपर। ये नीड भी आपकी पूरी हो गई तो लेवल 4 पे हम चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम नीड्स फोकस करता है एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, समाज में एक नाम मिले, एक इज्जत मिले, एक पोजीशन मिले, एक ओहदा मिले, इसके लिए व्यक्ति देन काम करने लगता है। लास्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जो है आती है आपकी यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की बात करोगे, दीज आर द हाईएस्ट लेवल नीड्स, जहाँ पे एक व्यक्ति कहता है कि भाई जिंदगी में जो पाना मैं चाहता था, जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका, वो मैंने पा लिया, और इसके बाद उसको कोई भी दूसरी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। राइट? तो मैस्लोज नीड हायरार्की में ये 5 लेवल ऑफ नीड्स है जो हमने यहाँ पे क्लासिफाई करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली किसी को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। पॉजिटिव मोटिवेटर्स की बात करें तो हम अपने एम्प्लॉइज को डिफरेंट इंसेंटिव्स ऑफर करके भी मोटिवेट कर सकते हैं, और ये इंसेंटिव्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसको मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी इंसेंटिव्स जिसको आप मनी टर्म्स में यहाँ पे इजीली मेजर कर सकते हो। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला इंसेंटिव है दैट इज पे एंड अलाउंस।
कोई भी वर्कर अगर मेहनत करता है, काम करता है, किसी के लिए यहाँ पे काम करके देता है, क्यों? क्योंकि उसको सैलरी या वेजेस यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली एक व्यक्ति काम करने के बदले जो कमाता है, दैट इज नोन एज द पे एंड अलाउंस, जो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर यहाँ पे होता है। सेकेंड है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे मैं अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज को कहती हूँ कि देखो, अगर आपने मेहनत करी, ज्यादा एफर्ट्स डाले और उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट या मुनाफा बढ़ा, तो उस मुनाफे का एक हिस्सा हम आपको भी एज अ गुडविल आपकी मेहनत के लिए दे देंगे। तो आपको आपकी सैलरी तो मिलेगी, प्लस आपकी वजह से अगर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा तो उसका भी एक हिस्सा हम आपको यहाँ पे दे देंगे, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ पॉजिटिव मोटिवेटर। नेक्स्ट है जो कि है को पार्टनरशिप, जिसको आप स्टॉक ऑप्शन या ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे कंपनी अपने जो शेयर्स है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है एट अ मच लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। वो अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक मौका देती है कंपनी में ओनरशिप पाने का, जिससे वो मोटिवेट हो जाए एंड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डाले। नेक्स्ट है दैट इज द बोनस। बोनस जनरली या तो ईयरली होता है या तो फेस्टिवल बोनस भी यहाँ पे होता है। बोनस अगेन एक मोटिवेटर के तौर पे काम करता है, स्पेशली अगर वो आपका वेरिएबल या परफॉर्मेंस बोनस हो, जहाँ पे कंपनी आपको कह देती है कि भाई देखो, साल के अंत में आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपया बोनस मिलेगा, जितना अच्छा काम करोगे उतना बोनस मिलेगा, जितना खराब काम करोगे उतना कम बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कमीशन, जो कि जनरली सेल्स के एम्प्लॉयज के लिए काम करता है। तो जनरली जो लोग कंपनी में सेल्स का काम करते हैं उनके लिए हम कमीशन एज एन इंसेंटिव यहाँ पे रख देते हैं। जितना ज्यादा आप सेल्स करोगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा, तो उतना ही आपका सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेंशन है या फिर आपका यहाँ पे ग्रेच्युटी है, तो ये सारी आपकी यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स बन जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेस में आप जितने हायर लेवल पे रिटायर होते हो उतना ही ज्यादा आपको पेंशन एंड ग्रेच्युटी भी मिलता है। नेक्स्ट दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। ये आपका एफडब्ल्यू टेलर के जो टेक्निक्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट थे उसमें यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम सिखाया था, उससे यहाँ पे लिंक्ड है। बेसिकली जो वर्कर जितना अच्छा काम करे उसको उतना ज्यादा पे मिलेगा, जो वर्कर अनप्रोडक्टिव एंड इनएफिशिएंट है उसको कम वेज से यहाँ पे किया जाएगा। अगेन एक मोटिवेटर है कि हम बेहतर काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, खराब काम करेंगे तो कम कमाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पर्क्स, जिसको आप पर्क्विसाइड्स या तो फ्रिंज बेनिफिट्स भी कह सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कंपनी आपको सैलरी के अलावा एडिशनल फैसिलिटीज देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस दिया, रहने के लिए घर दिया, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे दी, तो दीज आर नोन एज पर्क्स, पर्क्विसाइड्स और फ्रिंज बेनिफिट्स। ये भी यहाँ पे एक एम्प्लॉय का जो मॉनेटरी एक्सपेंस है उसको बचाती है, इसीलिए हम इसको मॉनेटरी इंसेंटिव में लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं दैट इज द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करोगे, बेसिकली ऐसे इंसेंटिव्स है जिसको आप पैसों में या मनी टर्म्स में यहाँ पे तोल नहीं सकते, तो इसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये भी ऑब्वियसली एक मोटिवेटर के तौर पे काम करता है। सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल एक टीम का कैप्टन, तो जरूरी नहीं है कि आप टीम के कैप्टन हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, बट एज अ कैप्टन आपका जो स्टेटस इन द टीम है वो ज्यादा है, आपके पास ज्यादा पावर, ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है। नेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करोगे तो काफी बार एक कंपनी में जो ओपननेस होती है, कितने फ्रीली आप अपना सजेशन दे सकते हो, कितने फ्रीली आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ये भी यहाँ पे मायने रखता है फॉर एन एम्प्लॉय टू वर्क बेटर या उनके मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट है दैट इज करियर एडवांसमेंट। एम्प्लॉयज को मौका देना कि वो कंपनी में चीजें सीख सके, ट्रेनिंग ले सके और अपने करियर में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। बेसिकली एम्प्लॉयज को ऐसा काम देना जो करने में उनको एक मजा आए, ठीक है, जहां पे उनको अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को प्रूव करने का मौका मिले। नेक्स्ट दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज को अवार्ड, रिवॉर्ड, मेडल्स, ये चीजें देना, जैसे स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर, ये चीजों को अवार्ड रिवॉर्ड के तौर में देना। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की जो एस्टीम नीड्स है, ईगो सेटिस्फैक्शन जो है, वो इससे पूरा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज को एक परमानेंट जॉब देना, ये भी एक इंसेंटिव के तौर पे एम्प्लॉयज के लिए काम करता है।
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कंपनी में जब भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज का फीडबैक लेना, एम्प्लॉयज का सजेशन लेना, उनके फीडबैक और सजेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। बेसिकली एम्प्लॉयज को यहाँ पे डिसीजन लेने का अधिकार देना, जो एक तरीके से एक मैसेज होता है कि भाई हम आपके ऊपर और आपकी काबिलियत और आपकी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे लीडरशिप। लीडरशिप की बात करोगे तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है या एक लीडर कौन होता है? लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और लोग उनकी बात अपनी मर्जी से विलिंगली यहाँ पे मानते हैं, उनके नक्शे कदमों पे चलते हैं, उनकी कही बातों को फॉलो करते हैं और इस तरीके से एक लीडर कंपनी के गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। तो लीडर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को और उनके बिहेवियर, उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना सके, अच्छे रिलेशनशिप्स यहाँ पे डेवलप कर सके और वो लोग उनको फॉलो करके कंपनी के गोल्स अचीव करने में एक लीडर की मदद कर सके। ठीक है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे तो लीडरशिप स्टाइल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है दैट इज ऑटोक्रेटिक, जिसको हम ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे कह सकते हैं। इसका और एक नाम है, इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप का मतलब होता है जहां पे लीडर जो कहे दैट इज फुल एंड फाइनल। वन वे कम्युनिकेशन होता है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी काम एंड इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको चुपचाप उसको फॉलो करना होता है। सवाल जवाब सजेशंस बिल्कुल भी वेलकम नहीं होते। तो ऐसे स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम यहाँ पे ऑथोरिटेटिव लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या तो ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप यहाँ पे कह सकते हैं। इसमें लीडर्स सेंटर ऑफ द सर्कल में होते हैं और सबऑर्डिनेट्स के साथ टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंटेन करते हैं। डिसीजन हमेशा लीडर लेते हैं, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज के सजेशंस एंड फीडबैक लेना, ये एक लीडर की यहाँ पे खासियत होती है। इसीलिए इनको डेमोक्रेटिक या तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज लेज़र-फेयर, जिसको फ्री रेन या तो फिर सबऑर्डिनेटेड सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जा सकता है। यहाँ पे लीडर आउट ऑफ द डिसीजन मेकिंग चले जाते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को फुल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टू टेक एनी डिसीजंस। उनका ये मानना होता है कि जब भी सबऑर्डिनेट्स को मेरी जरूरत पड़ेगी वो मुझसे पूछ लेंगे, मेरे को बुला लेंगे और मैं तब उनकी जो है मदद यहाँ पे कर लूंगा। तो सबऑर्डिनेट्स को वो एक तरीके से ऑटोनॉमी, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं उनके काम को लेकर डिसीजन लेने का। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये जो शब्द है एक लैटिन वर्ड कम्युनी से यहाँ पे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कोई इमोशन यहाँ पे शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन में मिनिमम 2 पार्टीज होना जरूरी है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं हो सकते। ओके, तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें या कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स को ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना। ओके, सबसे पहला स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है दैट इज अ सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और को कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहता है। सेकेंड स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस है दैट इज फॉर्मिंग अ मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंडर हूं, मेरे दिमाग में कोई एक आइडिया है, बट जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो मेरे दिमाग की बात एक रीडेबल मैसेज या शब्दों में कन्वर्ट करना जो मैं बोल सकूं, जिसको कोई समझ सके, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक मैसेज को डेवलप करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैसेज डेवलप करने के बाद थर्ड चीज आती है दैट इज एनकोडिंग। ओके, एनकोडिंग की बात करें तो हमारे दिमाग में जो भी बात है, जब हम उसको मैसेज में डेवलप करते हैं, उसमें वर्ड्स,
अल्फाबेट्स, सिंबल्स, जेस्चर्स का इस्तेमाल करके एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज एनकोडिंग। मैसेज एनकोड करने के बाद एक मीडियम या माध्यम के जरिए हम उसको रिसीवर तक यहाँ पे भेजते हैं। ये मीडियम या माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम फोन करके बोल सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, खत लिख सकते हैं, सामने सामने भी बात कर सकते हैं। मैसेज जब रिसीवर के पास जाता है तो बेसिकली वो मैसेज डीकोड होके जाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखा और वो आपको यहाँ पे सेंड कर दिया, तो वो मैसेज वाया सिग्नल जब आपके फोन में आता है तो वो डीकोड होता है इनटू अनदर टेक्स्ट रीडेबल लैंग्वेज। डीकोड होके वो मैसेज जाता है किसके पास? तो वो मैसेज जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो एक मैसेज को यहाँ पे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद रिसीवर वो मैसेज को पढ़कर समझने की कोशिश करता है। अगर मैसेज क्लियर है, उसको समझ में आ जाता है, तो वो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे देता है। हाँ ठीक है, ओके, समझ गई, पॉजिटिव फीडबैक। बट कईयों बार कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है बिकॉज ऑफ नॉइज, जो कि एक बैरियर टू कम्युनिकेशन के तौर पे या रुकावट के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैसेज लिखा, आधा अधूरा था, तो ऑब्वियसली सामने वाला नहीं समझ पाएगा। मैंने कॉल किया, सिग्नल सही नहीं है, आवाज कट रही है या आजू बाजू बहुत ज्यादा शोर शराबा है, सामने वाला मैसेज नहीं समझ पाया। इसको हम कहते हैं नॉइज या तो बैरियर टू कम्युनिकेशन। ओके, तो इसी के साथ हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बट उसके पहले मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये टॉपिक पूरा करना चाहूंगी। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम और काम से जुड़ी जो भी बातें होती है, चाहे वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में हो, चाहे दो डिपार्टमेंट्स में हो, या चाहे दो एम्प्लॉयज के बीच में हो, काम और काम से जुड़ी कोई भी बात अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इसको हम यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल या तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहाँ पे कहते हैं। अगेन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को तीन सब टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। एक एक को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन हमेशा ऑकर करता है बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके मैनेजर है और उसके असिस्टेंट मैनेजर है। तो मैनेजर सुपीरियर है, असिस्टेंट मैनेजर सबऑर्डिनेट है। इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो दो लोग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, इनके बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है, इट इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कौन सा? तो वो है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो लोग जब सेम लेवल पे काम करते हैं, दो लोग अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, ओके, उनका जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, लेट अस से विद द मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। तो दोनों मैनेजर है, मतलब देखा जाए तो दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है, तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वही अगर मैं यहाँ पे बात करूं थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, तो वो है आपका यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन। कौन सा है? डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो जब दो लोग अलग डिपार्टमेंट और अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स लेते हैं, एक है आपका यहाँ पे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और दूसरा है आपका यहाँ पे एचआर का डिपार्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट के एक मैनेजर है, करेक्ट?
उनके सबॉर्डिनेट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, जो उनसे जूनियर है, या तो आप कह सकते हो कि उनके यहाँ पे सबॉर्डिनेट है। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। या तो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द मैनेजर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, दो लोग अलग डिपार्टमेंट एंड अलग लेवल पे हो गए और इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो तीन टाइप की फॉर्मल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। काम के अलावा दूसरी जो भी इधर उधर की बातें एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉसिप होना, इधर उधर की बातें होना, सुख दर्द अपना एम्प्लॉइज एक दूसरे के बीच में बांटते हैं, ये सभी कुछ जो है इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ही तरीके का होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी स्केलर चेन, कोई भी लेवल का रिलेशन फॉलो नहीं होता, जिसको जिससे बात करनी है यहाँ पे कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी बिजनेस स्टडीज के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जो आप बिल्कुल देख सकते हो। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात करें तो बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, ऐसी रुकावटें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं देती और रिसीवर जो है आपका मैसेज यहाँ पे नहीं समझ पाता। इन बैरियर्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ पे आपका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पॉइंट ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स की, तो सिमेंटिक बैरियर जुड़ा होता है शब्दों के खेल से, राइट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर है दैट इज बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मैं अगर किसी को मैसेज दे रही हूँ या मैं किसी के लिए मैसेज लिख रही हूँ, उस केस में मैंने इनकम्प्लीट मैसेज लिखा, या मैंने शब्द सही इस्तेमाल नहीं किए, या मैंने आधा अधूरा सेंटेंस लिखा, या बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर्स किए, उसकी वजह से सामने वाला मेरा मैसेज नहीं समझ पाया, दैट इज अ बैडली एक्सप्रेस मैसेज। नेक्स्ट इज सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। कम्युनिकेट करते वक्त हम सिंबल्स, जेस्चर्स, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थम्स अप सिंबल का इस्तेमाल किया। अब इसके कई सारे मतलब हो सकता है। थम्स अप का मतलब ऑल द बेस्ट भी हो सकता है, वेरी गुड भी हो सकता है, ठेंगा भी हो सकता है, अलग अलग मतलब हो सकता है। मैंने मतलब क्लैरिफाई अगर नहीं किया, अगर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट दैट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज यहाँ पे फ्रेंच में लिखा हुआ है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मेरे दोस्त ने रिसेंटली फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन किए, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे को मैसेज यहाँ पे पढ़कर समझा। उसने मैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त या हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो मुझे रॉन्ग मैसेज मिला। दिस इज अगेन अ कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट है दैट इज अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। बात में अजम्पशंस आए, अंदाजा आया और मैंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 26 जनवरी को छुट्टी है, बट मैंने ये तो नहीं कहा था कि 26 जनवरी को वीसी गुरुकुल में भी छुट्टी है। हम तो लेक्चर फिर भी डालेंगे और 8 बजे लेक्चर हमारा फिर भी आएगा। ओके, नेक्स्ट है दैट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मतलब ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो एक लेमैन या आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको कोडिंग लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, कोड्स, टेक्निकल चीजें शायद आपको समझ में ना आए, तो इसको भी कम्युनिकेशन बैरियर का हिस्सा माना जाता है। लास्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई बार ऐसे होता है कि आपके शब्द और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका टोन ऑफ मैसेज है वो मैच नहीं करता। मेरा बेस्ट एग्जांपल है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ, हाँ, ठीक है, सो चीजें मैच नहीं कर रही। ओके, नेक्स्ट है दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली आपके दिमाग का खेल होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर है दैट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। बात कंप्लीट होने से पहले ही अंदाजा लगा लेना कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। पूरी बात सुनना नहीं, पूरी बात कंप्लीट होने देना नहीं, इससे भी कम्युनिकेशन एरर्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन, सामने वाला जब बात कर रहा था या कुछ आपको कह रहा था, आपने उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। इसकी वजह से बात पूरी सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। लॉस माई पुअर रिटेंशन, मुझे एक मैसेज दिया गया था पास करने के लिए, मैं उसमें से कुछ शब्द या कुछ चीजें भूल गई, मैंने आधा अधूरा मैसेज दिया, अगेन दैट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। डिस्ट्रस्ट, मुझे सामने वाले पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी बात पे भी भरोसा नहीं है, तो मुझे लाख बार कह ले शेर आया मैं बोलेंगे चल चल, हाँ डिस्ट्रस्ट, भरोसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल इश्यूज होना, उसकी वजह से जो भी बैरियर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन पॉलिसी है, मैं इजीली किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, इट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होना अगेन एक कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। स्टेटस डिफरेंस, सामने वाले से बात करने में मेरे को डर लगता है बिकॉज ऑफ द स्टेटस डिफरेंस, पोजिशनल डिफरेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कब कहां किससे बात करनी है, किसको इश्यू रिपोर्ट करना है यही पता नहीं चल रहा है, अगेन कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, कंप्लेंट्स करने के लिए, ग्रीवियंस यहाँ पे एक जमा करने के लिए कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम नहीं है, तो कहां पे कंप्लेन करूं, कहां पे ग्रीवियंस दू। ओके, नेक्स्ट है दैट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। बिफोर मैं इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस पे जाऊं, एक कैटेगरी ऑफ बैरियर्स रह गया है, पहले हम उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है आपके यहाँ पे पर्सनल बैरियर्स। कौन से है, तो दैट इज योर पर्सनल बैरियर्स। ओके, पर्सनल बैरियर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट पर्सनल बैरियर आपका यहाँ पे है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो एज ए सुपीरियर मेरे को अपने सबॉर्डिनेट पे कोई ट्रस्ट या कोई भरोसा नहीं है, तो वो मुझे कोई सजेशन देंगे तो मैं बोलूंगी चल चल तेरे को क्या आता है, तेरे को कुछ नहीं आता है, जा यहाँ से, राइट। नेक्स्ट है दैट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। मान के चलिए कि मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे को यहाँ पे सजेशंस देते हैं, इतने सारे सजेशंस देने के बाद मैं उनको कोई इंसेंटिव्स ऑफर नहीं करती, ऑब्वियसली वो सजेशंस देना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ अथॉरिटी, मुझे मेरे सुपीरियर से बात करने में डर लगता है या मेरे सुपीरियर का करेक्ट फीडबैक देने में डर लगता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चले जाए, कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मेरा सामने वाले से बनता नहीं है, मेरा उससे झगड़ा है, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, तो दीज आर योर पर्सनल बैरियर्स। ओके, नेक्स्ट है दैट इज हाउ टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। चलिए बैरियर्स तो है, बट ये बैरियर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए जिससे मेरे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस यहाँ पे बढ़े। सबसे पहला तरीका है दैट इज क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन करने से पहले मैसेज को क्लैरिफाई करिए, क्या बोलना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कैसे क्लैरिटी लाओगे, प्रॉपरली मैसेज को यहाँ पे फ्रेम करिए। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, काफी बार बात किसी और को कहने से पहले अपने दोस्त यार को यहाँ पे दिखाओ, मैसेज दिखाओ कि भाई ये पढ़कर तेरे को सही लग रहा है क्या, सही समझ में आ रहा है क्या, क्लैरिफाई करो। प्रॉपर फीडबैक लो, मैसेज देने के बाद पूछो भाई समझा, भाई अच्छे से समझ में आया, अच्छे से तेरे को समझा क्या, आस्क फॉर द फीडबैक। फॉलो अप कम्युनिकेशन, सामने वाले का अगर रिप्लाई या रिवर्ट नहीं आता तो कीप ऑन फॉलो अप। ठीक है, या तो एक मैसेज देने के बाद फिर फॉलो अप करते रहो कि भाई ये हो गया क्या, ये ऐसे ही किया ना, फॉलो अप करते रहो। ओपन माइंडेडनेस रखो, सामने वाला जब कोई भी आपको मैसेज दे रहा है तो ऐसे नहीं कि पहले से मन बना लिया कि उसकी बात गलती होगी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। ओपन माइंडेडनेस रखो, सामने वाले की बात अच्छे से सुनो, समझो, फिर डिसीजन लो। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, सामने वाले रिसीवर को जो लैंग्वेज, जो टोन समझ में आता है उस तरीके से कम्युनिकेट करो। यूज प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, आपका जो लैंग्वेज है, टोन है, आपके मैसेज और वर्ड से मैच होना चाहिए। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, आज आप जो कह रहे हो वो क्यों कह रहे हो, क्या फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, ये अच्छे से एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपने वर्कर्स को कहती हूँ कि आप ओवर टाइम करिए, तो क्यों ओवर टाइम करने कह रही हो, क्योंकि फ्यूचर में हमें एक ऑर्डर कम समय में कंप्लीट करके देना है, इसीलिए आज मैं ये करने कह रही हूँ, राइट। बी अ गुड लिसनर, कभी भी मैसेज पूरा सुनो, अच्छे से सुनो, अटेंटिवली सुनो। कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, आधा अधूरा
मैसेज देना, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मैसेज में रखना, बिल्कुल ये गलती मत करो, ठीक है। चैप्टर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट एज ऑलवेज एक सिंपल सा क्वेश्चन एंड में आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगी। क्वेश्चन कहता है एस्टीम एंड रिकॉग्निशन नीड्स कौन से टाइप ऑफ इंसेंटिव्स का हिस्सा यहाँ पे है। इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जो भी करेक्ट आंसर है आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा मैं आपको एक थम्स अप दे दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ऑन डायरेक्टिंग हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आज के लिए यहीं पे tada, bye bye, see you, take care and have a great day ahead.